हेलो एवरीवन। सो एक बार फिर से आपका वेलकम है टीसीएम फैमिली में। और पिछले वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का आरईओ का पेपर यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर है, जो 2020 में होना था लेकिन कैंसिल होकर 2021 में हुआ था फिर से, उसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 52 क्वेश्चन पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे 53 क्वेश्चन से, ठीक है। 53 क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगेगा, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि आरईओ का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम आपका दोबारा हुआ था, ठीक है, उसी के हैं। तो बात करते हैं 52 क्वेश्चन हमने देख लिया था राइस तक। अब बात करेंगे हम 53 क्वेश्चन की, है ना। 53 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द ऑप्टिमम नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड इज, फ्लैश कार्ड की इष्टतम संख्या होती है। तो राइट आंसर है 10 से 12। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन टू फार्मर्स आर मेनली गिवन फॉर द पर्पस, यानी किसानों को जो शॉर्ट टर्म आपातकालीन ऋण जो दिया जाता है, या फिर अल्प अवधि से बोल सकते हो, अल्पकालीन ऋण, सॉरी, अल्पकालीन ऋण मुख्य रूप से निम्नलिखित की खरीद के लिए दिया जाता है। तो क्या सीड्स के लिए, या मशीनरी के लिए, या ब्लॉक मतलब बैल खरीदने के लिए, पंप सेट के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बीज के लिए। क्या होगा राइट आंसर, बीज के लिए। सीड के लिए जो ऋण दिया जाता है वो सीड खरीदने के लिए यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाता है। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 3 प्रकार के लोन होते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म यानी मध्यकालीन ऋण, और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन यानी आपका लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन अवधि वाला ऋण आपका दिया जाएगा। तो 3 प्रकार के लोन होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों लोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज 0 द टोटल कॉस्ट विल बी। जब परिवर्तनशील, यानी वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील। जब परिवर्तनशील लागत क्या हो, शून्य हो, तो कुल लागत कितनी होगी, इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो परिवर्तन लागत थी उसके बराबर होगी क्या, या फिर इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत के बराबर होगी क्या, या फिर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होगी। तो राइट आंसर क्या है आपका, केवल सेकंड, यानी स्थिर लागत के बराबर होगी। यानी जब परिवर्तनशील लागत आपकी शून्य होगी, 0 होगी, तो सीधी सी बात है जो आपकी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी जो आपको लगानी है, जो फिक्स्ड है ना, उसके ये कैसी आएगी, इक्वल आएगी, यानी बराबर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, which among the following membranes transporters so active transport mechanism, निम्नलिखित झिल्ली ट्रांसपोर्टों में से कौन सक्रिय ट्रांसपोर्ट तंत्र को दर्शाता है। यहाँ पर आपको से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सक्रिय ट्रांसपोर्ट तंत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पर है, एक होता है चैनल प्रोटीन, एक होता है को ट्रांसपोर्टर्स, एक होते हैं कैरियर प्रोटीन्स जो किसी न्यूट्रिएंट्स को, है ना, लेकर जाते हैं इधर उधर, तो वो होते हैं कैरियर प्रोटीन्स, होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। एक होते हैं पंप्स। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर हमारा पंप होगा यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्ट, यानी जो झिल्ली होती है ना उसमें ट्रांसपोर्ट का, विनिमय का कार्य कौन करते हैं। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ के आ गया है जेनेटिक्स से, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जेनेटिक्स भी। ऐसा नहीं है कि आरईओ का पेपर है तो हम जेनेटिक्स ना पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज इन प्लांट्स कॉज्ड बाय द पैथोजेंस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज कॉल्ड, यानी पौधों में रोगजनक जीवों और पर्यावरण परिस्थितियों के कारण होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा पौधों में, इसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। क्या बोला गया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज इन प्लांट कॉज बाय पैथोजेंस। तो भाई साहब जो स्टडी करते हैं पैथोजेंस के कारण जो डिसीज होते हैं प्लांट में, है ना, इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं,
इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जिन्हें फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यदि उनके बारे में स्टडी करते तो पूछा गया वो ब्रांच कौन सी है। क्या फाइटो प्लांटकर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। फाइटोकेमिकल बिल्कुल नहीं। फाइटोपैथोलॉजी जरूर बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते। तो देख रहे हो आप, ब्रांचेस, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations is the book of economist। पूछा गया कि भाई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations, राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों का, तो ये बुक है। तो ये किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ में। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हें बोला जाता है। इसके बाद है विच स्टेप इज द मेन रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कौन सा चरण किसी भी पादप प्रजनन, यानी इसमें से पूछा गया भाई साहब कौन सा जो स्टेप है, कौन सा चरण है जो किसी भी पादप प्रजनन कार्यक्रम की मुख्य जड़ होता है। तो कौन सा है यहाँ पर? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल। अनुवांशिक परिवर्तनशीलता जो है वो किसी भी मतलब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की क्या होती है बेटा? सबसे मुख्य चरण होता है। सबसे पहले आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, तभी आप वहां पर पादप प्रजनन को यानी जेनेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद अदर आते, एवोल्यूशन अलग आता है, सिलेक्शन इसके बाद आएगा, क्रॉस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कैन बी डिफाइन एज, यानी प्रकाशीय मॉर्फोजेनेसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अब ये प्रकाशीय मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से, प्लांट ब्रीडिंग से देखने को मिल रहे हैं। तो रिलीज ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स अंडर द कंट्रोल्ड लाइट कंडीशन, क्या बोला गया है कि भाई साहब जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, क्या ये रिलीज ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स अंडर कंट्रोल लाइट, यानी नियंत्रित प्रकार की स्थिति में पादप हार्मोन का विमोचन करती है, या फिर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन प्लांट कंट्रोल बाय लाइट, यानी प्रकाश द्वारा पौधों में प्रजनन क्रियाओं का नियंत्रण करना, या फिर लाइट डिपेंड सीड जर्मिनेशन इवेंट, प्रकाश द्वारा बीज अंकुरण का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इन इवेंट्स इन प्लांट्स कंट्रोल बाय लाइट, यानी जो पौधे में आपके विकासात्मक और शारीरिक घटनाएं होती है वो प्रकाश के द्वारा क्या होती है बेटा? कंट्रोल की जाती हैं। इसे हम बोलते हैं, इस क्रिया को प्रकाशीय मॉर्फोजेनेसिस, यानी फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी पौधों में प्रकाश के द्वारा जो शारीरिक और विकासात्मक फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल जो इवेंट्स होते हैं ना, जो क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पर बढ़ते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन हाइब्रिड राइट सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, धान के संकर बीज के उत्पादन में प्रयुक्त ग्रोथ रेगुलेटर होता है। कौन सा ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है? तो NACCC, ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, साइकोसेल CCC होता है, और इंडोलिक ब्यूटरिक एसिड ABA, और लास्ट वाला ये दिख नहीं रहा था इसलिए क्वेश्चन वैसे कैंसिल हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ना होने की वजह से यहाँ पर ये दिख नहीं रहा था, इसकी वजह से इसका कैंसिल हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, रोटेनॉन इज द ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टलाइन आइसोफ्लेवोन यूज एज अ, यानी रोटेनॉन एक गंधहीन होता है, रंगीन होता है, क्रिस्टलीय आइसोफ्लोवेन है जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? बायोहर्बिसाइड बनाने के लिए। बायोहर्बिसाइड जब जानते हो भाई साहब, यानी हर्ब्स को मानने में, है ना। हर्बिसाइड यानी आपका बोलते हैं वीडीसाइड भी बोल सकते से, या फिर शाकनाशी हर्बिसाइड सोलने के लिए, या फिर इंसेक्ट हार्मोन है, ये क्या कीट हार्मोन है, या फिर नेचुरल इंसेक्टिसाइड। तो ये जो रोटेनॉन होता है सभी को पता होगा बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक कीटनाशी यानी नेचुरल इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए आपके रोटेनॉन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बहुत सारी चीजें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इनको भी आपको पढ़ के जाना है। अब ब्लूप्रिंट
फॉर एक्शन इज, यानी किसी कार्य क्रिया के ब्लूप्रिंट को कहते हैं प्लान। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? प्लान। यानी जब हम कोई चीज, आप कहीं जा रहे होते हैं, मान लो कोई आपका प्लान बनाया घूमने का, कुछ भी है ना, तो सबसे पहले आप प्लान बनाते हो कहाँ से होके जाओगे, कहाँ कहाँ घूमोगे। तो ये भी है भाई, किसी कार्य को कर रहे हो या क्रिया को कर रहे हो तो उसका क्या करोगे आप? ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, यानी उसकी योजना बनाओगे, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से लिया गया। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इंक्रीज एज अ प्लांट रिस्पॉन्स अंडर द फ्लोडिंग कंडीशन। बोला गया कि बाढ़ की स्थिति में पौधे में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन रिस्पॉन्स प्लांट क्या इंक्रीज रिस्पॉन्स, है ना, कौन सा पादप हार्मोन्स बढ़ता है। तो यदि खेत में बाढ़ आ गई है, यानी बाढ़ की स्थिति आ गई है, तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा बेटा? तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा बाढ़ की स्थिति में? आपका एथिलीन हार्मोन बढ़ेगा। इसके बाद देखो, हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हार्मोन्स से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको कंप्लीटली पढ़ के जाना। आपके एब्सिसिस का वर्क क्या होता है, कैसे ये आता है, जिब्रेलिक एसिड, एथिलीन और ऑक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, इन सभी को आप एक बार पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर is least likely to affect the soil pH, यानी निम्नलिखित में से किस उर्वरक के मिट्टी के पीएच को प्रभावित करने की संभावना कम रहती है, ये पूछा गया है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है मिट्टी को सबसे कम प्रभावित करता है। यूरिया आप कंटिन्यूसली डालते रहोगे, अमोनिया डालते रहोगे तो सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। यदि आप रॉक फॉस्फेट का यूज करते हो तो पीएच लेवल ये बढ़ाएगी, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसमें सॉइल पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 यानी 66 क्वेश्चन है हमारा। इन 1986 विच फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस रेसिस्टेंट प्लांट वाज प्रोड्यूस यूजिंग वायरस रेसिस्टेंस जीन विच जनरेट्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट द वायरस अटैक, यानी 1986 में वायरस प्रतिरोध जीन का उपयोग करके पहला ट्रांसजेनिक वायरस प्रतिरोधी संयंत्र का उत्पादन किया गया। तो कौन सी फसल में किया गया था, ये पूछा गया। तो टोबैको में, कौन से? टोबैको फसल में। और क्वेश्चन नंबर 67 है, एटलास 66 इज अ बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड व्हीट वैरायटी है। कौन सी? एटलस। एटलस 66 एक बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड गेहूं की किस्म है जिसका इस्तेमाल विच हैज बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट एंड इज रिच इन। तो पूछा गया कि एक व्हीट की वैरायटी है एटलस 66, है ना, बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड वैरायटी है ये। और बायोफोर्टिफाइड मैंने बताया कि जब मैंने पिछले बार क्वेश्चन बताया था कि बायोफोर्टिफाइड क्या होता है, जब किसी चीज में अलग से न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बढ़ाए जाते हैं, एडिशनल आपके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करना। क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। तो बायो तरीके से इसमें क्या बढ़ाया गया है? प्रोटीन की मात्रा को, इस वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया है। एटलस 66 व्हीट की वैरायटी है और ये इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, और इसको क्या एक डोनर के रूप में, यदि बीट की और वैरायटी आपको डेवलप करनी है, इंप्रूव करनी, तो डोनर के रूप में इस वैरायटी के जीन को लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, कीमोस्टेरॉइड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड टू कंट्रोल इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव ऑफ डिसीज कॉजिंग पेस्ट बाय कॉजिंग। इसमें लिखा है कि आपका केमोस्टेरॉइड रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आर्थिक रूप से विनाशकारी या रोग पैदा करने वाली पेस्ट के लिए, जो कीट होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो ये क्या है? तो ये स्टेरॉइड ऑफ वन या फिर बोथ ऑफ सेक्सेस, या एक या दोनों लिंग की बांझपन को क्या बोलते हैं? कीमोस्टेरॉइड रासायनिक यौगिक। ये क्या करता है? या तो फिर ये एक लिंगी या दोनों लिंग को बांझपन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पर होता है एंटोमोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। Question number 69, Green Revolution in India was founded by whom in India to increase agricultural productivity in the developed by world? बच्चे को पता है ये क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यानी 70 है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर अप्रोच दैट एडवोकेट्स हेल्दी प्रोडक्ट्स एंड अवॉइड यूज ऑफ। जो जैविक खेती एक कृषि दृष्टिकोण है जो स्वास्थ्य उत्पादों की वकालत, यानी भाई उनको बढ़ावा देता है और डैश के उपायों
से उपयोग किया जाता है। तो इसमें डैश का उपयोग नहीं किया जाता, ये पूछा गया कि अवॉइड किया जाता है इनमें किन का उपयोग जैविक कृषि में। तो जायज सी बात है भाई, जैविक कर रहे हो तो पूरा जैविक तरीके से करोगे, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड नहीं उपयोग करोगे। बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल करोगे जैविक, है ना। इसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, हार्वेस्टिंग, कलेक्शन बिल्कुल करोगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स ऑफ डिसीज के लिए बिल्कुल करोगे, लेकिन आप केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करोगे, तभी आपकी वो जैविक कृषि कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, विच फैक्टर्स इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। कौन सा कारक मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थिति को दर्शाता है। तो जियोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल नहीं, बायोटिक फैक्टर नहीं, तो ये मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थिति को दिखाता है एडेफिक फैक्टर। ठीक है, एडेफिक फैक्टर, इसको हम बोलते हैं एडेफोलॉजी, यानी मृदा का जो अध्ययन करते हैं प्लांट का और सॉइल के बीच में, वो एडेफोलॉजी ब्रांच में आता है। और इस फैक्टर को बोलते हैं एडेफो फैक्टर, जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है सॉइल की। तो सॉइल साइंस से ये देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग विच इंट्रोड्यूस सडन चेंज इन द जीनोम। पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि जो जीनोम में अचानक परिवर्तन करती है, तो वो होती है बेटा म्यूटेशन, है ना, उत्परिवर्तन जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये डायरेक्ट बहुत ही क्विकेस्ट मेथड होती है, इसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और आपको जीन में जल्दी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑप्टिमम डेज ओल्ड सीडलिंग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसप्लांटिंग फॉर अर्ली एंड मीडियम ड्यूरेशन ऑफ राइस सीडलिंग। यानी अगेती और मध्यम अवधि के धान की रोपाई के लिए क्या पूछा गया है, अगेती और मध्यम अवधि की धान की रोपाई के लिए आवश्यक पौध कितने दिनों में होता है, कितने दिनों में तैयार हो जाता है। तो ये है आपका 25 से 30 दिनों में। ठीक है, वहां पर इसके पहले एक क्वेश्चन देखो, धान से 2 क्वेश्चन आ गए आपके सीडलिंग के, 4 पत्तियों वाला आया था, है ना, 12 से 14 डेपोंग मेथड्स वाला आ गया था, एक फिर से आ गया आपका अगेती और मध्यम। तो देखो बेटा, एक ही चीज से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्रॉप्स हमें नहीं छोड़नी है, क्रॉप्स के बारे में, जैसे स्पेसिफिक क्रॉप्स आपकी गेहूं हो गया, आपकी चावल हो गया आपका, इस टाइप की क्रॉप्स के पूरी कंप्लीट चीजें पढ़ के जाना है। तो द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट क्वाइंड इन, तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ पर, यानी विस्तार शिक्षा कहाँ पर सबसे पहले शुरू की गई थी, या कहाँ से ये शब्द लिया है, कहाँ पर हुआ था इसका आविष्कार, तो यूके में, है ना, यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद जो खैरा डिसीज, देख लो भाई साहब, ये तो कब से बहुत ही बच्चे की जुबान पे रहता है ये क्वेश्चन। तो जिंक की कमी से आपका क्या होता है, खैरा डिसीज, यानी जस्ते की कमी से। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच फ्रूट कंटेंट मैक्सिमम कैलोरीज, यानी किस फल में अधिकतम कैलोरी होती है। तो राइट आंसर है हमारा डेट पॉम, यानी खजूर। खजूर आप खा लो, आप सूखे वाले छुहारे वगैरह खाते होगे, बहुत ही ज्यादा कैलोरी होती है इसमें, है ना। आंवले में नहीं होती, आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, कस्टर्ड एप्पल में नहीं होता, करौंदा में आयरन सबसे ज्यादा होता है, ड्राई करौंदा जो होता है आपका सबसे ज्यादा इसमें आयरन होता है। तो डेट पॉम में आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसमें प्रोटीन की मात्रा, किसमें कार्बोहाइड्रेट, तो प्लीज इसको आप एक बार पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77 है, पाइरेथ्रिन is made up of 6 toxic chemicals that together constitute an insecticidal properties in the extract form। यानी पायरेथ्रिन 6 जहरीले रसायनों से बना होता है, जो एक मिलकर एक कीटनाशक संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो किससे बना होता है, गुलदाउदी सिनेरारीफोलियम से ये बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 78 में, ट्रिपल रिस्पॉन्स, यानी ट्रिपल रिस्पॉन्स जो एक एथिलीन की एक प्रमुख प्रतिक्रिया है की विशेषता है। अ की रिएक्शन एथिलीन ऑफ कैरेक्टराइज बाय फ्रूट रिपेनिंग की है,
एक्सरसाइज एक्सेसिव साइटोकाइनेंस होता है, नेगेटिव फोटोप्रोटेज्म होता है, ये है आपकी इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन। जो ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इसमें क्या होता है कि जो स्टेम एलोंगेशन होती है, यानी आपका तना है जो सीधा तना अकेले बढ़ता ही जाता है, तो उसे रोकना, प्रमोशन ऑफ लेटरल स्वाइलिंग ऑफ स्टेम, और आपकी पार्श्व शाखाओं को बढ़ाना, एंड रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ स्टेम एंड ग्रेविट्रोपिक्स स्टिमुलेशन, और क्या करना, गुरुत्वाकर्षण के प्रति तने को क्या करना, उसकी सेंसिटिविटी को खत्म करना। इसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। जो एथिलीन की एक प्रमुख, यानी एथिलीन हार्मोन है आपका, उस एथिलीन क्या क्या आपका, सीधी सी बात को क्वेश्चन पूछा गया था, एथिलीन क्या क्या करता है, तो ये एथिलीन कितने सारे वर्क होते हैं। देखो फिर से आपके हार्मोन से क्वेश्चन आ गया ये, इसलिए आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि हार्मोन्स को आप लाइटली मत लेना, अच्छे से डीपली तरीके से इसके बारे में स्टडी करना, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे, और परीक्षा पास करने के लिए 2 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना। इसके बाद क्या लिखा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी फाउंड इन मैक्सिमम इन द केस ऑफ, किस स्थिति में कैटायन विनिमय क्षमता न्यूनतम पाई जाती है, मिनिमम लिखा था, तो इलाइट में, ह्यूमस में, या मॉन्टमोरिलोनाइट में। तो जो काउलोनाइट होती है इसमें क्या होती है आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसके बाद ये ऑर्डर है आपके मॉन्टमोरिलो को पढ़ लेना, मॉन्टमोरिलोनाइट से काउलिनाइट से आपकी कौन सी मृदा बनती है, मॉन्टमोरिलोनाइट से कौन सी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एन एप्लीकेशन ऑफ द अकॉर्डिंग प्रिंसिपल टू द बिजनेस ऑफ फार्मिंग इज, खेती के व्यवसाय में लेखांकन सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। तो ये है आपका, इसमें आफ्टर ऑप्शन चेंज हुए थे, तो इसमें आएगा आपका राइट आंसर क्या है, फार्म प्लानिंग, यानी सीधी सी बात, खेती के व्यवसाय में लेखांकन गलत था, ये फार्म प्लानिंग। क्यों? क्योंकि इसमें होता है फार्म अकाउंटिंग, भाई लेखांकन से है ना, तो अकाउंटिंग के यानी पूरा लेखा जोखा रखना फार्म के आय व्यय का। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 81, ईयर इज द यूज्ड फॉर मेकिंग, सॉरी ईस्ट इज द यूज्ड फॉर मेकिंग, खमीर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, साइडर के लिए। सब बच्चे डाल, नेक्टर अलग होता है, सिरप अलग होता है, तो साइडर बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि फफूंद जनित रोग में पत्तियों, तनों और जड़ों के कुछ भाग का रंग फीका पड़ना, ठीक है, ये क्या है, नेक्रोसिस, यानी इनका परिगलन हो जाता है, ठीक है। तो रोग से यानी प्लांट पैथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं, तो बच्चों इसे भी आपको लाइटली नहीं लेना है। प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेटरी मेजर्स आर ऑपरेटिव थ्रू द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज, पादप संरोध नियामक उपाय विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। तो ये एक्ट पूछा गया कि भाई साहब प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेटरी एक्ट कब बना था, तो ये 1914 में बना था। तो इस टाइप के एक्ट्स भी पिछले साल पूछे गए थे तो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो याद रखना इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, मार्मालेड इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मुरब्बा किस फल से बनाया जाता है, तो बच्चा बता देगा ऑरेंज से, लेकिन ये गलत था आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया गया था। नारंगी यहाँ पर, तो ऑरेंज मतलब संतरा होता है, नारंगी है ना। इसके बाद कस्टर्ड एप्पल, शरीफा से, एप्पल से या लीची से, तो इसमें राइट आंसर आपका नहीं था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, the T value soil tolerance refers to the specific, यानी T value of soil किसको refers करती है, तो soils loss by the water can be tolerated by the water quality standards। तो इसका राइट आंसर था हमारा annual soil loss by water and wind erosion, जो पानी का वार्षिक मृदा में जो हानि होती है किसके द्वारा, पानी और हवा के द्वारा, या अपरदन जिसे हम इरोजन बोलते हैं। तो द टी वैल्यू ऑफ सॉइल इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। इसके बाद देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 86, सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बासमती राइस कल्टिवेटेड लीज ऑन एक्सपोजिंग ऑफ डैश स्टेज टू कूल टेम्परेचर, धान की सफल पारंपरिक खेती में डैश अवस्था ठंडे तापमान में करने पर आधारित होती है। तो कौन सी होती है, सीडलिंग अंकुरण, ये फिर पैनिकल इनिशिएशन, या टिलरिंग, या ग्रेन फिलिंग। तो धान के लिए जो ठंडी अवस्था चाहिए पड़ती है वो होती है जब उसमें दाने भरते हैं, यानी ग्रेन फिलिंग होती है। इसके बाद क्या लिखा क्वेश्चन नंबर आपका अगले वाला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया,
अपार्ट फ्रॉम रेन, यानी वर्षा के अतिरिक्त भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ये पूछा गया। तो ट्यूबवेल, यानी आपके नलकूप जो है सबसे ज्यादा सिंचाई के स्रोत की श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा सिंचाई इन्हीं से होती है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है, वो बात अलग होती है। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो अलग होता है। एडीओ यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वो अलग होता है। तो इसका जो ग्राम सेवक होता है वो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत कहलाता है, जो सचिव होता है उसको ग्राम सेवक भी बोला जाता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन से कैंसिल हो गया था, है ना। अब शायद इसमें राइट आंसर कुछ अलग ही होगा। तो ग्राम सेवक तो इसमें नहीं होता, सचिव अलग होता है। तो आई थिंक ये अब उन्होंने क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। इसके बाद 89 में ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो इसको हम, बट देखो बॉटम हीट टेक्निक्स ऑफ मैंगो कटिंग ऑफ रूटिंग इज डन एट। तो आम की कलम जड़ को जड़ से काटने की बॉटम हीट तकनीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, ब्लैक एंड डार्क कलर्ड सॉइल एब्जॉर्ब डैश हीट फ्रॉम सनलाइट देन लाइट कलर्ड सॉइल, यानी काली और गहरी रंग की मृदा सूरज की रोशनी से क्या होती है, सूरज की रोशनी से हल्के रंग की मिट्टी की अपेक्षा डैश को ज्यादा क्या करती है, अवशोषित करती है, पूछा गया है ना, या गर्म एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या होती है, ब्लैक एंड डार्क कलर्ड सॉइल, जो हल्की रंग की जो मृदा होती है उसकी अपेक्षा सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है ना। तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इज मेट बाय एब्जॉर्बिंग, पौधों की कार्बन आवश्यकता खालिस्तान को अवशोषित करके पूरी होती है। तो ये कहाँ से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो अधिकतर जो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है कार्बन की पौधों की, वहां से क्या होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज होती है तो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ही आपका कार्बन CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वहां से लेते हैं, तो वहां से फिर कार्बन का निर्माण करते हैं। इसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी फसल उत्पादन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियों का संयोजन उदाहरण है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्रॉप प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे के को लाभ पहुंचा रहे हो, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन करोगे तो इससे जो चारा भूसा निकलेगा वो आप गाय भैंस को खिलाओगे, ठीक है, तो इसके एक दूसरे एक पूरक है कि नहीं है। इसके बाद जो गाय भैंस से गोबर निकलेगा उसके खाद बनाकर आप फसलों को दे सकते हो, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, द एलोइंग ऑफ ग्रीन टिश्यूज ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू आइदर नॉन फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के ना बनने या नष्ट होने के कारण हरे ऊतकों या संरचनाओं का विशेषकर पत्तियों का जो पीला पड़ जाना क्या कहलाता है भाई साहब, क्लोरोसिस, यानी पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या कहलाएगा, आपका क्लोरोसिस कहलाएगा। रोट्स मतलब आपका सड़ना गड़ना होता है। इसके बाद क्लोरोसिस आपका जब पत्तियां पीली पड़ जाती है उसे क्लोरोसिस कहते हैं। इन विच, देखो यहाँ से आपके प्लांट न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन लिया गया, उनके सिम्टम्स से लिया गया, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ को इसको भी आपको कवर करके जाना है। In which technology is the life of a tomato is enhanced, किस तकनीक में टमाटर की उम्र में वृद्धि की जाती है, तो जीन जंपिंग करके या फिर एंटीसेंस तकनीक से, बिल्कुल सही राइट आंसर है एंटीसेंस तकनीक से जो टमाटर का प्लांट है उसके जीवन में वृद्धि की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी GVA फॉर द ईयर 2019-20 इज कंट्रीब्यूट बाय द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो पूछा गया 2019-20 के भारत के संयोजित सकल मूल्य यानी GVA में योजित सकल मूल्य GVA में कितने % योगदान रहा है एग्रीकल्चर का, सीधी सी बात पूछा गया तो 18% राइट आंसर रहेगा हमारा। अब कितना हो गया है, लगभग 19% ये हमारा अप्रोक्सीमेट में पहुंच गया, यानी 18.9% है, तो हम उसको 19% यानी 19% लगभग इसको बोल सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और GVA भी आपको पता होना चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, और GDP भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद में 96 आपका DRDA इज लोकेटेड एट, यानी DRDA कहाँ स्थित है, जिला स्तर पर होता है DRDA, तो ये डिस्ट्रिक्ट
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है DRDA, ठीक है, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर तो होगा नहीं, राज्य स्तर पर नहीं होता, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर नहीं होता, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRDA स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 97, रिकवरी फेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सॉक ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस इज अराउंड। प्रतिरोपित धान की रिकवरी या ट्रांसप्लांटिंग सॉक करीब कितने दिन में होता है? तो जो धान के लिए ट्रांसप्लांटिंग फेज होता है, सीधी बात ये पूछा गया कि भाई साहब जब प्रतिरोपित धान की रिकवरी, यानी आप जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो वो पौधा कुछ दिन के लिए मुरझा सा जाएगा, उसकी रिकवरी फिर से मतलब फिर से हरा भरा, यानी फिर से वो जैसा पहले था वैसा कितने दिन में होगा? आपकी ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो 4 to 10 डेज में ये फिर से थोड़ा ग्रोथ पर आ जाएगा, यानी ग्रोथ करने लगेगा। तो यही पूछा है रिकवरी फेज उसमें धान का, ट्रांसप्लांटिंग राइस का। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्ले अ प्राइमरी रोल इन द अलाउिंग K+ यानी पोटेशियम टू फेज रैपिडली आउट ऑफ गार्ड सेल कॉजिंग टू स्टोमेटा क्लोज। यार स्टोमेटा क्लोज लग गया ना, तो एक ही होता है आपका पोटेशियम, है ना। और इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन पोटेशियम को गार्ड कोशिकाओं से तेजी से बाहर निकालने की अनुमति देने में प्राथमिक भूमिका निभाता है? तो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। तो देखो फिर से हार्मोन से ही क्वेश्चन आ गया है आपका, तो प्लीज एक बार इनको फिर से ही कंप्लीट कर लेना। हार्मोन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यहाँ से कम अभी देखो 3 से 4 क्वेश्चन हमें इसमें से देखने को मिल गए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रूट प्रोडक्शन? तो सेकंड रैंक है हमारी। देखो रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लेना। यदि आप लोग चाहो तो मैं रैंकिंग, प्रोडक्शन की रैंकिंग और एरिया वाइज रैंकिंग, ये सब इन पर एक वीडियो डाल सकता हूँ। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आते हैं। निम्नलिखित सामग्री को मिलाने से सॉडिक मिट्टी में भी अच्छा फसल उगाना संभव होता है। एडिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेक्स टू पॉसिबल टू मेक द गुड क्रॉप इन द सॉडिक सॉइल। तो जिप्सम, क्योंकि जिप्सम, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो जिप्सम है ये आपकी कौन सी सॉइल में मिलाते हैं? एसिडिक सॉइल में। तो ये एसिडिक नेचर का पहले से ही होता, तो जिप्सम को कभी एसिडिक सॉइल में नहीं मिलाया जाता। तो जिप्सम को कौन सी सॉइल में मिलाते हैं? हम सोडिक सॉइल में जिप्सम को मिलाते हैं, ठीक है। और इसको मिलाकर उसका मतलब इसको बोलते हैं, उसका रिक्लेमिनेशन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, तो यहाँ से आपको ये पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ भी देख सकते हो, और भी सभी जगह मिल जाएगा। बट मेरा ये यूट्यूब पर डालने का ये था कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करते चलूँ और एक आइडिया देते चलूँ कि किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कवर किए जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो पेपर है वो भी मैं आपको सामने डिस्कस करूं, उससे भी हमें पता चलेगा कि किस लेवल से, किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें एक आइडिया लगेगा। और यहाँ से आप ये सब समझकर, आइडिया लेकर यहाँ से आप अच्छा स्कोर REO के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।